नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। लिस्ट फाइनल हो चुकी है और बमुश्किल 2-3 दिन लगेंगे, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी जिसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर में किस आधार पे कहा जा रहा है। देखिए, 2-3 चीजें हुई हैं जो सीधे तौर पर इस बात का संदेश दे रही हैं कि जो नाम है वो तय हो गए हैं। पहली और बड़ी घटना जो हुई है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उड़ीसा यात्रा है। 3 दिन उनको उड़ीसा में रहना था, लेकिन उस यात्रा को वो रद्द कर देते हैं और फिर उसी रोज शाम में नितिन नबीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी लंबी बैठक होती है। ये बैठक तकरीबन 3 घंटे चलती है और इस बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद होते हैं। ये बैठक एक ऐसे दौर में हो रही है जब चर्चा 2-3 चीजों को लेकर हो रही है। पहला, कैबिनेट रिसफल की, और दूसरा, संगठन को नए सिरे से खड़े करने की। और ये आप ख्याल रखिएगा कि ये पहली बैठक नहीं है। इससे पहले राजनाथ सिंह के यहाँ एक बैठक हो चुकी है जिसमें अमित शाह, उनके साथ नितिन नबीन, बीएल संतोष और अरुण कुमार मौजूद थे। ये बैठक उस दौर की है जब पीएम G7 की बैठक के लिए कहाँ गए हुए थे? यूरोप गए हुए थे। उस समय चर्चा हुई थी और बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक मोटी फाइल लेके गए थे। माना जाता है कि उस फाइल में सबका एक तरह से कहें कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट पर बाकायदे वहां पर चर्चा हुई और उससे आप पीछे जाएंगे तो प्रधानमंत्री के आवास पर एक बैठक हो चुकी थी, जिस बैठक में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं मौजूद थे बल्कि उनके साथ के जो उस विभाग के मंत्रालय के सचिव होते हैं वो भी थे। तो एक तरह से आप कहें कि जो फीडबैक मैकेनिज्म वाला मसला है वो तकरीबन पूरा हो चुका है और फिर जो कसर बाकी थी उसे पीएम ने अभी जब वो लौट कर आए विदेश से 2 रोज पहले तो उन्होंने सचिवों के साथ बैठकर वो पूरी कवायद खत्म कर दी। अब आप देखिए, ये कवायद खत्म होती है, उसके बाद सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा होता है उस दौरे को वो रद्द करते हैं और बैठकी होती है, लंबी बैठकी होती है। ये बैठकी स्पष्ट इससे बात समझ में आ रही है कि ये उस लिस्ट को लेकर बैठा गया था जो नितिन नबीन की नई टीम से जुड़ी हुई है और वो लिस्ट फाइनल हो चुकी है। ये बात बड़े दावे के साथ कही जा सकती है। अन्यथा केंद्रीय गृह मंत्री का इस तरीके से अपनी यात्रा निरस्त करना, ये देखिए, ये साधारण बात नहीं है। बड़ी घटना थी जिसकी वजह से उनको ये अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। अब वो बड़ी घटना एक ही है, जब वो बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठ रहे हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट है उसको फाइनल कर देना है कि साहब अब इसकी घोषणा करनी है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है कैबिनेट रिसफल, उससे अलग नहीं है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये जो तमाम चीज़ें हुई, वो चाहे यात्रा रद्द होना हो या फिर आप देखिए जो गवर्नर से मिलना हो, और फिर यात्रा रद्द हुई और उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया कि आप दिल्ली आइए। उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उड़ीसा में भी कैबिनेट रिसफल होना है। तो अब आप देखिए, सारी चीजें अमित शाह जो है वो दिल्ली में ही कर दे रहे हैं और ये दिल्ली में होना यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री को यहीं बुला लेना, ये साफ संकेत है कि कल जो बैठकी हुई है यानी 2 तारीख को वो बैठकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उसी लिस्ट को फाइनल किया गया है। एक बात तो ये हुई। दूसरी चीज जो है, जो बड़ी चर्चा रिसफल की चल रही है, उस रिसफल में दूसरी बड़ी घटना जो आप देखें कि सामने आ रही है वो मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई है। और ये बात अभी तक कयास लगाया जा रहा था, लेकिन अब इसे आप एक तरह से कहें कि 99% तथ्य के तौर पर मान सकते हैं। 99%, 100 नहीं कहूंगा, अभी 99 कहूंगा। क्या 2021 का जो फेरबदल हुआ, उस 2021 के फेरबदल से आप 2026 में होने वाले फेरबदल की आप तुलना करिए। 2021 जुलाई में जो कैबिनेट रिसफल हुआ था, उस रिसफल में जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये कि 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी
और 12 नए चेहरे थे उसमें। ख्याल रखिएगा, 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। कुल स्ट्रेंथ कितना है? 80 का होता है, ठीक साहब। और 80 में आप देखिए 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी, यानी 43 बदल दिए गए थे। ये 2021 का है। और अब की बार जो टीम बननी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो टीम 2027 में होने वाले जो 7 राज्यों के चुनाव है उस लिहाज से भी बनेगी। ये उस लिहाज से भी बनेगी कि जो 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है, और उस लिहाज से भी बनेगी कि अगले 20 साल की जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो क्या होगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हो सकता है। यह आपको हमने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया। इसलिए ये जो अभी माना जा रहा है कि तकरीबन 50% मंत्री जो है वो नए होंगे, ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। इसके कहने की वाजिब वजह है, क्योंकि जो बीजेपी गढ़ी जा रही है वो बीजेपी भविष्य को लेकर गढ़ी जा रही है। इसीलिए यह चर्चा चल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि अभी भी वो जो सारा काम कर रहे हैं वो काम उसी तरीके का है। वो सारे आप एक तरह से कहें कि निर्णय वगैरह जो हो रहे हैं, ले रहे हैं, फिर वो चाहे संगठन का हो या फिर सरकार में हो, वो सारी चीज़ें जो है वो जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरीके से हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर जब हम ये कह रहे हैं कि भविष्य की बीजेपी तय हो रही है, तो भविष्य के बीजेपी में अमित शाह कहाँ खड़े हैं, उनकी क्या भूमिका होने जा रही है, ये भी तय होगा और ये भी परिभाषित किया जाएगा। आप इस बात से सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन जो लोग 2024 के चुनाव से पहले, यानी लोकसभा चुनाव से पहले और नतीजे आने के बाद तक अमित शाह को लेकर एक अलग तरह की धारणा रखते थे, उनकी धारणा आज के समय में बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो और अभी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ये सारे चुनाव आप देखिए, इन चुनावों में अगर किसी की केंद्रीय भूमिका रही है तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। इन चुनावों में बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन के पीछे की वजह गृह मंत्री की अपनी रणनीति रही है, जिस रणनीति की वजह से उन जगहों पर बीजेपी चुनाव जीत गई जहां माना जा रहा था कि वो हार रही है। हरियाणा कौन कह रहा था कि जीत रही है? भाई 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में बीजेपी की सीटें कम हुई और उसके बाद से स्पष्ट था कि अब हरियाणा बीजेपी के हाथ से गया। उसके बाद में आप चले जाइए महाराष्ट्र में तो दुर्गति हो गई थी लोकसभा के चुनाव में। फिर आप बिहार में प्रदर्शन इनका लोकसभा चुनाव में ठीक था, लेकिन फिर भी यह माना जा रहा था कि साहब हो सकता है किसी तरीके से 121 120 सीट पा जाए, यानी बहुमत ही पाएंगे। वहां देखिए वहां मिरेकल हो गया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो पश्चिम बंगाल में हुआ, जिस पश्चिम बंगाल को यह माना जा रहा था कि यहां कम से कम बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के साथ 30% वोट है एक, और दूसरा जो वहां का भद्रलोक है, वो भद्रलोक कम से कम बीजेपी के साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन ये सारे मिथक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तोड़ दिए। यानी कहना यह है कि चुनाव कैसे जीता जाता है, उस जीत के महारथी हैं वो। कैसे प्रबंधन किया जाता है सरकार चलाने का, उसके वो एक तरह से कहा जाए कि विशेषज्ञ हैं। इस वजह से जो भविष्य की बीजेपी गढ़ी जा रही है, उस बीजेपी में अमित शाह की भूमिका कितनी बड़ी होगी वो इस मंत्रिमंडल में तय होगा। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो रिसफल है, इस रिसफल में उनको डिप्टी पीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। दूसरी चीज जो एक है वो राजनाथ सिंह को लेकर हो रही है। उन्हें लेकर बड़ा उहापोह की स्थिति। देखिए उहापोह की स्थिति एकदम नहीं है। आप एकदम स्पष्ट रखिए कि जिस तरह से नीरज सिंह जो उनके सपुत्र हैं, उनको यहाँ यूपी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद से ये बात बड़ी साफ हो गई है कि आगे की जो रणनीति है वो रणनीति राजनाथ सिंह ने तय कर ली है। वो इधर से जाएंगे, उनके लिए राष्ट्रपति की बात हो रही है। वैसे भी बीजेपी साल भर पहले से ही किसी चुनाव की तैयारी करने लगती है तो राष्ट्रपति का चुनाव।
तो उम्मीदवार ये साल भर पहले ही ढूंढ लेते, तो उन्होंने ढूंढ लिया है। और उसका बड़ा कारण एक ये भी है कि बीजेपी परिवारवाद की बात करती है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि जो है ये परिवारवाद वाले मसले पर आप खरे न उतरें, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको ध्यान हो अगर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में परिवारवाद के मसले पर बोलना पड़ गया था। तो इसलिए ये मामला बड़ा है। तो इससे निपटने का एक ही तरीका है, वो ये कि राजनाथ सिंह जो है वो मंत्रिमंडल से बाहर जाए। और माना भी यही जा रहा है कि वो जाएंगे और फिर उनके लिए राष्ट्रपति वाली बात तकरीबन तय ही मानी जा रही है। और फिर जो उनके लड़के हैं वो अपना लखनऊ से लड़ेंगे। ये 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।